संसद में हंगामा बरपा है। दो विधेयकों पर शब्दों के बाण चल रहे हैं। एक तरफ है मनरेगा में बदलाव और ग्रामीण रोजगार का नया स्वरूप, और दूसरी तरफ न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट एंट्री। फायदे और नुकसान दोनों के ही गिनाए जा रहे हैं। सुरक्षा और खतरों पर बात हो रही है, तो हम भी आज के शो में इसी पर बात करेंगे। सिर्फ संसद के बयानवीरों और बयानबाजियों पर फोकस नहीं करेंगे, विद्वानों के जरिए एक एक बात समझेंगे। मनरेगा की जगह आ रहे जी राम जी बिल पर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, काम के दिनों पर कैसे आंकड़े सामने ही रखे हैं, और फंड को लेकर के कौन सी चिंताएं जताई जा रही हैं, राज्यों का कौन सा अहित गिनाया जा रहा है, सारे ब्यौरे देंगे। फायदे क्या गिनाए जा रहे हैं ये भी बताएंगे। समझेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जरूरी है तो सुरक्षा कितनी जरूरी है। दिल्ली की जहरीली हवा और सुप्रीम कोर्ट से सबको पड़ी डांट की बात भी करेंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Wari Solar and Sensodyne K. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज पाने वाले जोसेफ स्टिग्लिट्स ने 2016 में कहा था कि मनरेगा भारत का इकलौता सबसे बड़ा मौलिक कार्यक्रम है और पूरी दुनिया को इससे सीखना चाहिए। ये तो हुई गोट लेवल स्टोरी, सुनानी इसलिए पड़ी कि देश की संसद में भी उसी की बात चल रही है। मनरेगा की जगह लाए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी बिल पर बहस चल रही है। लोकसभा में शाम 6 बजे शुरू हुई इस बहस के लिए कुल 6 घंटे तय किए गए हैं, यानी मैटर सीरियस है। बहस में कौन क्या बोला इसके बारे में आगे बताते हैं। पहले पुराने कानून और नए बिल पर ब्रीफ में बात कर लेते हैं ताकि संदर्भ समझ में आए। मनरेगा अपने असल रूप यानी नरेगा के तौर पर 2005 में सामने आया था। 2006 में इसके पायलट प्रोजेक्ट चले, 2008 में पूरे देश में ये लागू हुआ। ये गांव देहात में रहने वाले लोगों को 100 दिन काम देने की बात कहता है और इसके लिए उन्हें किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है। कानून के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग राज्य सरकारों से काम मांग सकते हैं। काम न मिलने पर वो भत्ते के हकदार हैं। मेहनताने और कामकाज की पूरी फंडिंग केंद्र सरकार के जिम्मे, बस मटेरियल कॉस्ट का 25% हिस्सा राज्यों की जिम्मेदारी। और विकसित भारत रामजी बिल के प्रावधान क्या हैं? 125 दिन के काम की गारंटी, फंडिंग की जिम्मेदारी या उसमें हिस्सेदारी राज्यों की बढ़ जाएगी। योजना का फंड नॉर्मेटिव एलोकेशन की व्यवस्था में दिया जाएगा। एग्रीकल्चर सीजन के दौरान रोजगार गारंटी पर रोक रहेगी। 15 दिनों की जगह साप्ताहिक स्तर पर भुगतान होगा। एक बड़ा बदलाव और है, काम और फंड का नहीं, नाम का, यानी योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने का मुद्दा। योजना की तमाम टेक्निकलिटीज से इतर विपक्ष ने इसे भी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। सीधे संसद चलते हैं और तमाम बिंदुओं पर दोनों पक्षों को सुनते हैं। घड़ी में अभी रात के 9 बजे हैं और लोकसभा में जैसे राम जी बिल पर चर्चा शुरू ही हुई है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि नाम बदलकर सांप्रदायिक राजनीति को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही वेस्ट बंगाल में मनरेगा का फंड रोक चुकी है और अब इस योजना को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। इधर डीएमके की सांसद कनिमोई ने भाषा का मुद्दा उठाया। बोली कि बिल का नाम पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे केंद्र सरकार गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोप रही है। सीपीएम के अमरा राम ने भी हस्तक्षेप किया। बोले कि 2004 में जब यूपीए फर्स्ट की सरकार आई थी तब वामपंथियों के हस्तक्षेप की वजह से ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की गारंटी मिली थी, लेकिन अब मोदी सरकार इस जिम्मेदारी से भाग रही है। सत्ता पक्ष की बात करें तो बीजेपी के दिलीप सैकिया बोले कि जो नया बिल है वो सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स के लिए लाया गया है। पहले जिन ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन के काम की गारंटी थी वो अब बढ़कर 125 हो गई है। इसी तरह टीडीपी के लवू श्री कृष्ण देवरायलू ने नाम बदलाव का बचाव किया। बोले कि 2005 से पहले भी इस तरीके की योजनाओं के कई सारे नाम थे, मसलन जवाहर रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। और जो ये नया कानून है जी राम जी बिल, वो भी मनरेगा का एक प्रारूप ही है। प्रतिक्रियाएं और भी हैं। जहां आपकी हुकूमत ने आयुष्मान भारत जैसा हेल्थ के मामले में स्कीम लाई, डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम लाई, किसान के उसमें बैंक अकाउंट में पैसा डाला, वहाँ जो आपने वो अच्छे काम किए, इस काम से आपके उन कामों पे भी असर पड़ेगा। कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी इस स्कीम में तब्दीली करने की, और आपसे मैं दोबारा कहूँगा कि ये हम तवक्का नहीं रख रहे थे। और इसका नाम जो आपने मनरेगा का चेंज किया,
इसकी तो बिल्कुल ही कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि ये महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ था, जिसको पूरी दुनिया जानती है। और जानती है किस बात के लिए जानती है? इंसानियत के लिए जानती है, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जानती है, गरीब परवरी के लिए जानती है। 17 लाख करोड़ सरकार के खजाने से उठ गया, लेकिन मजदूरों को 3,40,000 करोड़ ही पहुंचा। इसीलिए मजदूर चिल्लाते थे कि नरेगा का उनको पैसा यूपीए सरकार में नहीं मिल रहा है, कांग्रेस सरकार में नहीं मिल रहा है। शेष राशि कहां गई? राजनेताओं, नौकरशाहों और बिचौलियों के द्वारा हड़प ली गई। ये न केवल इस योजना के क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करता है, बल्कि यूपीए नेतृत्व की भ्रष्ट नीतियों प्रवृत्तियों का भी प्रमाण है। गांधी जी ने कभी नहीं सोचा था कि मेरा नाम रखेंगे कानून पे और ये लूट मार करेंगे। संसद में घमासान अब भी जारी है। दी ललन टॉप के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर आपको ज़रूरी अपडेट्स हम दे रहे हैं। अब आगे की बात करते हैं। भाषणों से इतर आंकड़ों और विश्लेषणों की बात करते हैं। पहले समर्थकों का पक्ष जान लीजिए, जो इस नए बिल को लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएशन और ग्रामीण विकास से जोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी दलील यही है कि मनरेगा अब एक आउटडेटेड प्रोग्राम बन चुका है, क्योंकि 2 दशकों में देश की स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। मसलन गरीबी 25% से घटकर 5% पर आ गई है, लोगों की आय बढ़ी है, खर्च और वित्तीय पहुंच में सुधार हुआ है। ऐसे में मनरेगा जैसे अनिवार्य फंडिंग वाले कार्यक्रम की ज़रूरत अब नहीं है, ऐसी दलील है। और भी दलील हैं, मसलन नए कानून के जरिए ग्रामीण भारत में वाटर सिक्योरिटी को तरजीह दी जाएगी। टारगेटेड इलाकों में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा ताकि उनकी कनेक्टिविटी बढ़े। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोड्स और बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। इससे रिपल इफेक्ट पैदा होगा जो और भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देगा। नए और अनछुए इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने से इनकम सोर्सेस का डाइवर्सिफिकेशन होगा। नए तरह के कामकाज के जरिए क्लाइमेट रेजिलियंस को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 7 दिन के अंतराल पर पेमेंट मिलने से भी आर्थिक गतिविधियों को बूस्ट मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस योजना को मार्केट की गतिविधियों से जोड़कर इसे और बेहतर बनाया जा सकता है, यानी सब कुछ सरकार के भरोसे ना रहे। नए बिल का एक बड़ा प्रावधान ये भी है कि खेती के सीजन के दौरान, ध्यान रखिएगा, खेती के सीजन के दौरान रोजगार की गारंटी नहीं रहेगी। सरकार का तर्क है कि ऐसा इसलिए ताकि खेतों में कामगारों की कमी ना हो। वहीं आलोचकों का कहना है कि इसने ग्रामीण मजदूरों की मोलभाव करने की ताकत को, नेगोशिएट करने की ताकत को कम कर दिया है, क्योंकि पहले वाली व्यवस्था में खेती के सीजन के दौरान भी उनके पास मनरेगा के तहत काम पाने का विकल्प रहता था। ऐसे में वो खेत मालिकों से ज़्यादा मजदूरी मांग पाते थे। अब नहीं मांग पाएंगे। अब वो ये नहीं कह पाएंगे कि आप हमें काम नहीं दोगे तो हम फिर मनरेगा, या अच्छी मजदूरी नहीं दोगे तो हम मनरेगा के तहत काम करने चले जाएंगे। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस में छपी मनोज सीजी की रिपोर्ट बताती है कि यूपीए सरकार ने भी इस प्रावधान को हटाने पर विचार किया था। 2011 में शरद पवार देश के कृषि मंत्री थे। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी। कहा था कि बुआई और कटाई के सीजन के दौरान खेतों में कामगारों की कमी हो जाती है, तो इस दौरान मनरेगा पर रोक लगनी चाहिए। इन सब से इतर आलोचकों की भी दलीलें हैं। विख्यात अर्थशास्त्री जॉन ड्रेस को मनरेगा की संकल्पना करने का क्रेडिट दिया जाता है, तो अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में उनका लेख भी एक छपा है। बिंदुवार नज़र उस पर डालते हैं। 2011-12 में जो आंकड़े आए वो ये बताते हैं कि मनरेगा बहुत अच्छे से काम कर रहा था। जॉन ड्रेस ये लिखते हैं कि तब तक ये 5 करोड़ परिवारों के लिए काम के 200 करोड़ दिन पैदा कर चुका था। इनमें से करीब आधी कामगार महिलाएं थीं और इनका 40% हिस्सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय का था। बाद में टेक्नोक्रेसी, सेंट्रलाइजेशन, फंड की कमी, मानदेय में भुगतान में देरी और भ्रष्टाचार ने इस योजना को तहस नहस कर दिया। लेकिन 2019 में आई कोविड की महामारी के बाद मनरेगा ने फिर बताया कि वो कितना ज़रूरी है। ऐसे में इसको सुधारने की ज़रूरत थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह से हटाया जा रहा है। जॉन ड्रेस आगे लिखते हैं कि नए प्रावधानों की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि केंद्र सरकार ने फंडिंग की अपनी जिम्मेदारी से तो पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन पावर नहीं छोड़ी है। नॉर्मेटिव एलोकेशन का उदाहरण देते हुए वो लिखते हैं कि अब केंद्र सरकार ही तय करेगी कि नई योजना कहां और कैसे लागू होगी, और इसी प्रावधान ने मनरेगा के रोजगार गारंटी वाले सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। 15 दिसंबर के शो में हमने आपको बताया था कि नए बिल में 2 तरह के फंडिंग रेशियो की व्यवस्था की गई है, एक 60-40 और एक 90 और 10, यानी केंद्र सरकार 60% खर्चा देगी, बाकी का 40% राज्यों को उठाना होगा। और 90 और 10 वाली व्यवस्था उत्तर पूर्वी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए ही लागू होगी। जॉन ड्रेस का कहना है कि फंडिंग की इस नई
नई व्यवस्था का मिसयूज, दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि पहले राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ नहीं आता था, इसलिए उनके पास ग्रामीण इलाकों में रोजगार उपलब्ध कराने का इंसेंटिव रहता था। जीएसटी विवादों और डीबीटी स्कीम्स के तहत हो रहे खर्चे के बीच उनके पास ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं होगा, यानी रोजगार की गारंटी को झटका लगेगा। एक समस्या और है, नए बिल में राज्य सरकारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अगर नहीं करवा पाती हैं तो बेरोजगारी भत्ता देना होगा, और ये पैसा कहाँ से आएगा? और अगर राज्य सरकारों को ही पैसे और नौकरी की व्यवस्था करनी है तो फिर इसमें केंद्र का हस्तक्षेप क्यों होना चाहिए? तो ये थी पूरी तस्वीर। कुछ और सवाल भी हैं, मसलन नए बिल में 125 दिन काम का प्रावधान है। कागजों पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सरकारी डेटा ये बताता है कि खुद मनरेगा के तहत अभी तक जो एग्जिस्टिंग कानून है 100 दिन की गारंटी भी पूरी नहीं हो रही है। 2020-21 में जहां औसतन 50 दिन काम मिला, 2022-23 में ये आंकड़ा घट करके 47 दिन हो गया। अगले 2 साल में ये फिर बढ़ा, लेकिन 50 पर ही आकर के थम गया। इसी तरह जिन परिवारों को काम मिला उनकी संख्या भी 5 करोड़ पर ही थमी रही। ऐसा क्यों हुआ, इसके विश्लेषण अभी बाकी हैं। अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अब आज की दूसरी बड़ी खबर, Sensodyne toothpaste for sensitive teeth. क्या भारत अब न्यूक्लियर सुपर पावर की दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्या बिजली पैदा करने के लिए कोयले पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी? ये भविष्य तय करेगा, लेकिन इस दिशा में कदम बढ़ाने की मंशा से लोकसभा में एक बिल पेश किया गया, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025, परमाणु ऊर्जा बढ़ाने के लिए शांति बिल। मकसद है प्राइवेट प्लेयर्स को भी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आने की इजाजत देना। बिल की बारीकियों को समझेंगे, लेकिन उसके पहले नजर संसद में हुई चर्चा पर। लोकसभा में 17 दिसंबर को परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया। परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को याद किया। बोले कि उनके लक्ष्य को अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। साथ ही फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने की भी बात उन्होंने कही। ऐतिहासिक विधेयक, क्योंकि संसद के इतिहास में कभी कभार बहुत बरस गुजर जाने के बाद कोई ऐसा क्षण आता है, कोई ऐसी घड़ी आती है जबकि तत्कालीन माननीय सदस्यों को, सिटिंग मेंबर्स को ऐसा मौका नसीब होता है कि वो राष्ट्र की जीवन यात्रा को एक नया रुख दे सकें, एक नई दिशा दे सकें। पेट्रोलियम, फॉसिल पदार्थों पर अपनी निर्भरता कम करें। उस सब को मिला करके जहां आज हमारी न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी मात्र 8.8 गीगावाट है, हालांकि जब ये सरकार आई तो तब इतना भी नहीं था, उस समय केवल 4.4 गीगावाट थी, दुगने से अधिक हम बढ़ गए। लेकिन उसको 100 गीगावाट तक पहुंचाना, ताकि 2047 में हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट का 10% हिस्सा न्यूक्लियर एनर्जी से आए। वहीं विपक्ष के सांसदों ने बिल का विरोध किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अतीत को याद किया, सरकार पर भारत के परमाणु कार्यक्रम को पटरी से उतारने का आरोप लगाया। तो परमाणु रंग भेद नीति थी, उसको जब तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, हमारे परम मित्र जो उस तरफ बैठे हैं उन्होंने क्या किया, वो 23 जुलाई 2008 को उस सरकार के खिलाफ जो भारत की परमाणु रंग भेद से जो पीड़ित था उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। डीएमके सांसद अरुण नेहरू ने बिल के नाम को ही विरोधाभासी बताया। बोले परमाणु ऊर्जा बेहद शक्तिशाली और संवेदनशील क्षेत्र है, ऐसे में उसका नाम शांति से जोड़ना ही गलत है। उन्होंने 15 साल पहले जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुए हादसे का भी जिक्र किया, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिल को लेकर के चिंता जताई। बोले कि ये बिल बैकडोर खोलता है, क्योंकि सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी प्लांट की निगरानी और जवाबदेही से बच सकती है। We have mastered nuclear fusion and fission, but not apparently legislative precision. The Shanti Bill is a milestone, Mr. Minister, but for the wrong reasons. It is written with exceptions, heavy on discretion, and largely indifferent to public welfare. I am not sure, Mr. Chairman, whether it is a nuclear bill or an unclear bill. Creates a backdoor through which any facility can escape oversight if the government deems it convenient. Your point is... भाजपा सांसद डॉक्टर रविंद्र नारायण बेहरा बोले कि आने वाले समय में बिजली की मांग बढ़ने वाली है, ऐसे में ये बिल बेहद अहम है। पक्ष विपक्ष से अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आईं। परमाणु ऊर्जा से जो आज जिस बिजली को हम लोग रिप्लेस करेंगे, थर्मल पावर को,
आप हमारे क्षेत्र में हजारीबाग के झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़, चतरा इन जिलों को देखेंगे तो कोयले के परिवहन और छाई के परिवहन से, मैं करता हूँ अध्यक्ष महोदय, छाई के परिवहन से हम वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है अध्यक्ष महोदय। आज इस ऊर्जा से जो है हम लोगों का जीवन अध्यक्ष महोदय में सुधार आएगा। 49% FDI अलाउ किया जा रहा है। वहीं पे सीधे तौर पे अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे वॉशिंगटन हाउस, फ्रेंच कंपनी अरेवा, इन सभी कंपनियों को देश में लाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज अगर हम लोग 49% से 100% तक का FDI अलाउ कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मेक इन इंडिया की बात की जाती थी उस बात का क्या हुआ? आज इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर हम लोगों को लेनी है तो हम लोग कुशल उन लोगों से सुझाव ले सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और सप्लायर्स को इस विधेयक में पूरी तरीके से कैप देने की बात की जा रही है, इसका भी मैं विरोध करता हूं। संसद में क्या हुआ वो आपने जाना। अब थोड़ी अतीत की बात करते हैं। भारत का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम दुनिया के सबसे पुराने और स्वदेशी प्रोग्राम्स में से एक है। शुरुआत आज़ादी से पहले 1940 के दशक में हुई थी। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR बना। होमी जहांगीर भाभा जैसे वैज्ञानिक इससे जुड़े। देश आज़ाद हुआ तो 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC स्थापित हुआ। भाभा को उसका चेयरमैन बनाया गया। 1950 के दशक में उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की नींव रखी। समय के साथ इस क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना हो या पहला रिसर्च रिएक्टर शुरू करना, 60 के दशक तक ये सब कुछ हो चुका था। 1969 में अमेरिका की मदद से 2 रिएक्टर्स महाराष्ट्र में शुरू भी हो गए। लेकिन पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1974 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा गया, लेकिन दुनिया के सुविधा संपन्न देशों को जाहिर है ये रास नहीं आया। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां भारत पर लगी, टेक्नोलॉजी और फ्यूल सप्लाई में कटौती हुई, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। न्यूक्लियर ऊर्जा की दिशा में तरक्की होती रही और अटल बिहारी के नेतृत्व वाली सरकार ने 25 साल के भीतर दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट कर डाला। इसके बाद मनमोहन सिंह के UPA 1 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन हुई। वाम दलों ने इसका विरोध किया, सरकार से समर्थन तक वापस ले लिया। तर्क दिया कि यह अमेरिका के साथ भारत की विदेश नीति को बांध देगी और राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर करेगी। लेकिन 2008 में हुई ये डील भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुई। 38 साल से लगे अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस, पाबंदियां खत्म हुए। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NSG में छूट मिली। भारत को विदेशी यूरेनियम और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलने लगी। बीजेपी ने शुरू में डील का विरोध किया था, कहा था कि ये भारत की इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर पॉलिसी और वेपन प्रोग्राम को कमजोर करेगा। लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद पार्टी का स्टैंड बदला। मोदी सरकार ने डील को इम्प्लीमेंट किया। अब शांति बिल 2025 लाकर प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोल रही है सरकार इसके लिए 2 पुराने कानूनों में संशोधन करेगी, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 और एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर न्यूक्लियर प्लांट में एक्सीडेंट होता है और लोगों को नुकसान होता है तो सबसे पहले प्लांट चलाने वाली कंपनी मुआवजा देती है, लेकिन उसके बाद 3 मामलों में वो पैसे वापस मांग सकती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि सप्लायर जिम्मेदार है, अगर सप्लायर या उसके कर्मचारी की गलती से एक्सीडेंट हुआ हो, जैसे ख़राब क्वालिटी का सामान या घटिया सर्विस दी गई हो, अगर किसी ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया हो। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के बाकी देशों के कानूनों में ऐसा सख्त प्रावधान नहीं है। विदेशी कंपनियों को हादसे की स्थिति में कोर्ट कचहरी के चक्कर और बेतहाशा जुर्माना झेलने का डर था, लेकिन ये डर भारतीय कंपनियों को भी था, क्योंकि कानून में सप्लायर का मतलब बहुत ब्रॉड था। इसमें केवल बड़ा रिएक्टर देने वाला नहीं, छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल पार्ट देने वाला भी शामिल था। अब नए बिल में सप्लायर की परिभाषा साफ की गई है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर लाया जा रहा है। सप्लायर की परिभाषा अब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू और रिस्क के हिसाब से तय होगी, ऑर्डर साइज के हिसाब से जिम्मेदारी की सीमा तय होगी। तो ये तो हुई न्यूक्लियर प्रोग्राम और बिल की बात। अब बात फायदे और चुनौतियों की करते हैं। भारत बिजली के उत्पादन के लिए आज भी कोयले पर काफ़ी निर्भर है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2024-25 में निर्भरता 70% के करीब है। कोयला जलाने से होती है दिक्कत, प्रदूषण फैलता है। उम्मीद है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के आगे बढ़ने से कोयले पर निर्भरता कम होगी। भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में ये बिल काफ़ी अहम है, लेकिन बिल के साथ कुछ चिंताएं भी नत्थी हैं। कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर प्लांट काफ़ी संवेदनशील होते हैं,
प्राइवेट कंपनियां प्रॉफिट के चक्कर में सेफ्टी से समझौता कर सकती हैं। हादसा हुआ तो ऑपरेटर सिर्फ 3000 करोड़ तक जिम्मेदार, उससे ज़्यादा सरकार भरेगी। अब सप्लायर पर केस तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या जानबूझकर गड़बड़ी की जाए। लेकिन बात सिर्फ हर्जाने और जुर्माने की नहीं है। न्यूक्लियर हादसे आम हादसों से कई ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इनका असर बरसों बरस तक रहता है। ऐसे में सुरक्षा चिंताओं को एड्रेस करना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद है कि नीति नियंता एक बैलेंस खोजेंगे। अब सुर्खियों की बारी। दिल्ली में एयर पोल्यूशन कम करने के लिए फौरी प्रयास की जगह लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। ये बात कई हफ्तों से एक्सपर्ट कह ही रहे हैं। आज 17 दिसंबर को देश की सर्वोच्च न्यायालय में भी यही बात हुई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई की। उन्होंने वकीलों पर तंज कसा, बोले कि ऐसे मामलों में एक्सपर्ट से सलाह कम मिलती है और वकील ही एक्सपर्ट बन जाते हैं। सुनवाई के वक्त दिल्ली में स्कूलों को बंद किए जाने का मुद्दा भी उठा। वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि हर बार जब स्कूल बंद किए जाते हैं तो गरीब बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो मिड डे मील जैसी सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। इस पर सीजेआई बोले कि हमें इस मामले को एक्सपर्ट पर छोड़ देना चाहिए। स्कूलों की छुट्टियां जारी रहेंगी। उन्होंने स्कूल की छुट्टियां खत्म होने से पहले प्रदूषण कम होने की दुआ की। एनएचएआई ने शिकायत की थी कि एमसीडी के टोल पर घंटों लाइन लगती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है, जिस पर कोर्ट ने दिल्ली के 9 टोल प्लाजा को कुछ समय के लिए फ्री करने पर विचार करने को कहा। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, गाड़ियों से धुआं कम निकलेगा। इसके लिए कोर्ट ने एमसीडी को 1 हफ्ते में फैसला लेने को कहा। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में BS3 और उससे नीचे की गाड़ियों को चलाने पर सख्ती लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। उधर दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू कर दिया गया है। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा बोले कि नियम 18 दिसंबर से लागू होंगे। इमरजेंसी सर्विसेज देने वाले संस्थानों जैसे हेल्थ केयर, पब्लिक ट्रांसपोर्टों को नियमों से छूट दी गई है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।